हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाठिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4th चैप्टर जो है राजनीति विज्ञान का आपकी क्लास 9th की जो एसएसटी की जो बुक है उसकी राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमने स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वहाँ हमने राष्ट्रपति को स्टार्ट किया था, राष्ट्रपति जो टॉपिक है, और वहीं से हम आज जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। यानी राष्ट्र का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिकार अधिक होता है, जिसका काल अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति इस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। चलिए अब चलते हैं आगे कि राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है कि अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति उन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए वह बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो स्वयं विवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल करता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन की लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय से लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया में अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। वहाँ चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, मतलब उसका चुनाव यानी राष्ट्रपति का चुनाव। वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, जिसे अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, करती है और राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती और न ही उसके प्रति उत्तरदायी है। इसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लैटिन अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं न्यायपालिका की। इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता कि देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय में से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता, और भले ही यह फैसला निष्पक्ष फैसला सुना देता भले ही वह, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उनके फैसले को नहीं मानते तो क्या होता? देखिए, फिर तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता। तो इसी तरह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है, और देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों को और सरकार के बीच, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कोई इस तरह का विवाद होता है तो यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, और यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक और कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसके मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्ययन में ये सब देखेंगे। नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। तो अब कुछ शब्दावलियां हैं। गठबंधन सरकार क्या होती है? विधायिका में किसी एक पार्टी को अगर बहुमत न मिले तो उस केस में दो पार्टियां गठबंधन करके और उनसे सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार क्या होती है? संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। न्यायपालिका क्या होती है? एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है।
विधायिका क्या होती है? हम जानते हैं जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायकों को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले और नीति के बारे में बताया जाता है, उसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। राजनीतिक संस्था देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचरण को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का जो समूह होता है, उसे राजनीतिक संस्था कहते हैं। आरक्षण का हम सभी को मालूम है, भेदभाव के शिकार जो वंचित और पिछड़े लोग होते हैं या जो समुदाय होते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों या शैक्षिक संस्थाओं में पद और सीटें आरक्षित करने की जो नीति होती है, उसे आरक्षण कहते हैं। राज्य क्या होता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो, उसे राज्य कहते हैं। सरकारें बदल जाती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों और प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। तो चलिए, चैप्टर हमने पढ़ लिया है और इसके प्रश्नोत्तर जो हैं वो जो भी महत्वपूर्ण बनते हैं वो भी हम एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं या जो मुख्य पॉइंट्स हैं इसके चैप्टर के, चलिए देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है। सबसे पहले हमने कुछ मुख्य बिंदु निकाले हैं। कुछ मुख्य बिंदु है इस चैप्टर के जो हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है। तो सबसे पहले ये बात है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद सुलझाए जाते हैं। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? न्यायपालिका बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। तो किसके पास होता है? संसद के पास। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा होती है उसे संसद कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने और विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को विधायिका कहते हैं। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निचली सदन कहते हैं। सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल होते हैं मंत्री परिषद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का सर्वाधिक स्थायी सदन है या स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। और लोकसभा एक स्थायी सदन है जो कि हर 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भंग हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी और पार्टियों के गठबंधन के जो नेता होते हैं उसी को ही प्रधानमंत्री जो है नियुक्त करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर करता है, तो वह बहुमत वाली जो पार्टी होती है लोकसभा में उसके या पार्टियों के गठबंधन का जो नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, यानी बहुत सारे अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों, राज्य के उच्च न्यायालयों और जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाह शामिल हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में भी है कुछ क्वेश्चन। संसद के कितने सदन होते हैं, तो आप जानते हैं कौन कौन से। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। SEB का पूरा नाम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक प्रमुख सिफारिश क्या थी,
तो 1980 में मंडल द्वारा सुझाई गई उपायों में से एक मुख्य सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना। सरकारी निर्णयों में उठाने वाले विवादों का निपटारा या सरकारी विवाद निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ हैं? तो 11 न्यायाधीश। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? तो सर्वोच्च न्यायालय में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की और कैबिनेट ने आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया और सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार इसने दिया। अब बात करते हैं आगे, सर्कुलर जारी कौन करता है? तो सरकार जारी करती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। जो मंडल आयोग होता है उसको क्या जिम्मा सौंपा गया? तो मंडल आयोग को भारत में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना और पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। OM नंबर 36/012 3190 कब तैयार हो गया था? तो ये 13 अगस्त 1990 में तैयार हो गया था। सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है? तो सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी होती है। संस्थाएं किसे कहते हैं? ये हमने पढ़ लिया था कि सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में काम को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं और ऐसी व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। किस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं? तो कोई भी फैसला लेने से पहले अनेक लोगों की राय विचार करने का अवसर मिल जाता है और संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन यह संस्थाएं बुरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देती हैं, इसी कारण ये इन पर जोर देती हैं। हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा ही जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा संसद कहलाती है, जबकि राज्य स्तर पर जो सभा होती है उसे विधानसभा कहते हैं। जैसे आपके पर्टिकुलर राज्य, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा होगी, लेकिन पूरे भारतवर्ष की राष्ट्रीय सभा कौन सी होगी? संसद होगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? संसद का। विधायिका किसे कहते हैं? कानून बनाने और विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इनका निर्माण करने वाली सभाओं को विधायिका कहते हैं। चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? तो संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले और दूसरे सदन के सदस्य किस तरह से चुने जाते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं? तो देखिए, पहले सदन के सदस्य जो है सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करने के लिए वो चुने जाते हैं, तो वो असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जबकि दूसरे सदन में के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा कुछ विशेष काम ही करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम होता है, दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा किसको नियंत्रित करती है? मंत्रिपरिषद को। उस निकाय का सरकारी नाम बताओ जिसमें सारे मंत्री शामिल हैं, तो मंत्रिपरिषद होते हैं। किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता, इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के कितने सदन होते हैं? तो किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 सदन होते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं और जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। सिविल सर्वेंट नौकरशाह किसे कहते हैं? तो लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या फिर नौकरशाह कहते हैं। मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होता है? देखिए, नौकरशाह अधिक शिक्षित होते हैं, उसे विषय विशेष की अधिक जानकारी और महारत होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नौकरशाह और सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है। क्या कारण है कि मंत्री ही सारे फैसले करता है? तो किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है और अपने फैसले के नतीजे के लिए वह लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसलिए मंत्री ही सारे फैसले करता है और इसलिए मंत्री भी किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली होता है।
किस प्रकार लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं? दरअसल ऐसा प्रत्येक संगठन में होता है। जो पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ केवल रास्ता बताते हैं, लेकिन व्यापक नजरिए रखने वाला व्यक्ति, निर्वाचित मंत्री, इसी व्यापक नजरिए रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में जो है वो फैसला करते हैं, यानी आखिरी निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति किस नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो गठबंधन में जिसको बहुमत प्राप्त हो या फिर लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के जो नेता होता है उसे। चलिए, मंत्री अमूमन उसी पार्टी गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालयों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करता है। क्या कारण है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है? तो देखिएगा, सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, अतः फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री के अधिकार लिखें। तो प्रधानमंत्री के अधिकार निम्नलिखित होते हैं। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसका इस्तीफा कौन दे देता है? मंत्रिमंडल, यानी पूरे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये हम जानते हैं। राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालिक की भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश को सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम पर निगरानी रखता है ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति जो है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या चुनाव में हिस्सा लेते हैं। किस कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वे कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए कौन कौन से न्यायालय होते हैं? तो भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी सलाहों से नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाहों पर। अगला प्रश्न देखिए, जनहित याचिका किसे कहते हैं? सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करता है? पूरे के पूरे न्यायिक प्रशासन को। और दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक जो न्यायपालिका है वो है भारत की न्यायपालिका। और इन्हीं 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।